Good morning, all of you. I am Dr. Sasibala Tiwari, Assistant Professor, Department of History, DAV, PG College, सिवान। आज हम लोग ऋग वैदिक कालीन आर्यों की सोशल लाइफ या सोशल कंडीशन को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ऋग वैदिक काल में आर्यों का सामाजिक जीवन कैसा था। ऋग वैदिक कालीन आर्यों के सामाजिक जीवन की जानकारी हमें ऋग्वेद से होती है और इससे पता चलता है कि इस समय का मतलब ऋग वैदिक कालीन आर्यों का जो समाज था वो पैट्रियार्कल था। जिस प्रकार निर्वाह अर्थव्यवस्था ने काफ़ी हद तक कबायली सामंजस्य को बढ़ावा दिया, उसी प्रकार पशुचारण की प्रधानता ने पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना के निर्माण में सहायता दी। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार था। कुलपति का परिवार के सदस्यों पर प्रभाव एवं नियंत्रण रहता था, मतलब परिवार का हेड कुलपति होता था। परिवार ज़्यादातर ज्वाइंट फैमिली का उल्लेख मिलता है, संयुक्त परिवार का उल्लेख मिलता है, एकात्मक परिवार का उल्लेख नहीं मिलता है। कई पीढ़ियों के लोग बंधु बांधव एक ही साथ रहते थे। ऋग्वेद के अनेक दृष्टांतों से स्पष्ट होता है कि परिवार में पितृसत्तात्मक तत्व ही प्रधान थे। अनेक मंत्रों में योग्य पुत्रों की कामना की गई है, लेकिन पुत्रियों की कामना का उल्लेख नहीं मिलता है। हालांकि प्रजा की कामना की गई है, जिसमें पुत्र एवं पुत्रियां दोनों ही सम्मिलित थी, लेकिन अलग से पुत्रियों की कामना नहीं की गई है, जबकि अलग से पुत्रों की कामना की गई है। ऐसा आर्यों ने संभवतः इसलिए किया क्योंकि युद्ध लड़ने के लिए उन्हें कुशल योद्धाओं की आवश्यकता थी। पितृसत्तात्मक तत्व की प्रधानता होते हुए भी परिवार में स्त्रियों का जो स्थान था वो आदर एवं सम्मान पूर्वक था। उनका सम्मान किया जाता था, आदर किया जाता था। परिवार में माता का गृह स्वामिनी के रूप में पर्याप्त आदर होता था। स्त्रियों को पर्याप्त स्वतंत्रता भी प्राप्त थी। यद्यपि विवाह में पिता की अनुमति या सहमति आवश्यक थी, फिर भी अनेक स्त्रियों को विवाह संबंधी स्वतंत्रता भी प्राप्त थी। उन्हें शिक्षा पाने और राजनैतिक संस्थाओं में हिस्सा लेने का भी अधिकार था। बहुत सी स्त्रियां अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध थीं और उन्होंने अनेक सूक्तों की रचनाएं भी की। इसमें विश्वबारा, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा इत्यादि बहुत सी विदुषी महिलाओं का उल्लेख इस समय मिलता है। स्त्रियां धार्मिक कार्यों में भी अपने पति के साथ भाग लेती थी, लेकिन इनके साथ साथ उन पर प्रतिबंध भी थे, जैसे उन्हें पुरुषों के संरक्षण में रहना पड़ता था, उन्हें संपत्ति में भी हिस्सा नहीं मिलता था। इसके बावजूद समाज में उनका सम्मानजनक स्थान था। ऋग्वेद से अनेक सामाजिक नियमों एवं संस्थाओं की भी जानकारी मिलती है। विवाह का प्रचलन आरंभ हो चुका था, फिर भी कुछ आदिम प्रथाओं के उदाहरण भी मिलते हैं, जैसे यमी का विवाह अधिकतर एकात्मक होते थे, लेकिन बहुविवाह के भी प्रमाण कहीं कहीं मिलते हैं। मरुतों और रोदसी की कथा तो बहुपतित्व की तरफ ही इशारा करती है। विवाह एक धार्मिक कृत्य समझा जाता था। इस समय चाइल्ड मैरिज नहीं था। एडल्ट होने पर ही लड़कियों की शादी होती थी। सती सिस्टम भी नहीं था, लेकिन नियोग का सिस्टम प्रचलन में था। इस समय ऋग वैदिक कालीन समाज समतावादी या वर्ण विहीन समाज नहीं था। आर्यों का प्रारंभिक सामाजिक वर्गीकरण वर्ण एवं कर्म के आधार पर इस समय हो चुका था। ऋग्वेद के दशम मंडल के पुरुष सूक्त में विराट पुरुष की कल्पना की गई है, जिन्हें ब्रह्मा कहा गया, और इन्हीं से 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। ऐसा बताया गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई। लेकिन इसके बावजूद ऋग्वैदिक काल में जाति प्रथा का पूर्ण विकास नहीं हुआ था, क्योंकि हम देखते हैं कि अंतरजातीय विवाह, व्यवसाय परिवर्तन और सहभोज पर भी कोई सामाजिक नियंत्रण नहीं था। ऋग्वेद के एक उद्धरण से स्पष्ट होता है, जैसे उसमें कहा गया है, कोई कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माँ पत्थर की चक्की चलाती है। धन की कामना करने वाले
नाना कर्मों वाले हम एक साथ रहते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो वर्ण व्यवस्था था वो कर्म पर आधारित था और एक ही परिवार में अलग अलग जो मेंबर थे वो अलग अलग काम कर सकते थे या करते थे। इसके बावजूद कबीलाई समाज में योद्धाओं एवं पुरोहितों को अधिक सुविधाएं प्राप्त थी। ऋग्वैदिक समाज में दास या दासियों का उल्लेख भी मिलता है। इन दासों की पहचान निश्चित नहीं है, फिर भी आर्यों से इनके संघर्ष की चर्चा ऋग्वेद में हुई है। अनेक पाश्चात्य इतिहासकारों की मान्यता है कि दास या दासियों भारत के मूल निवासी थे, परंतु दास शब्द का व्यापक अर्थ लिया जाना चाहिए। आदिम जातियों के अतिरिक्त इस वर्ग में युद्धबंदी और निम्न आर्यों को भी सम्मिलित किया जा सकता है, जैसे यदु, तुर्वसु इत्यादि आर्यों को भी दास कहा गया है। दासों की तुलना में दासियों को आर्यों का प्रबल शत्रु बताया गया है, उन्हें अमानुष कहा गया है। पुरुष दासों का दान कम होता था, जबकि स्त्री दासों के दान का उल्लेख अधिक मिलता है। धनी वर्गों में संभवतः घरेलू दास रखने की प्रथा विद्यमान थी, लेकिन आर्थिक उत्पादनों में दासों का उपयोग नहीं होता था, इसका उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का भोजन या खान पान बहुत ही सादा और सरल था। खेती की मुख्य उपज व्रीहि और यौ थी, किंतु यौ शब्द में गेहूं भी सम्मिलित लगता है। इसे अनाज की श्रेणी में हम रख सकते हैं। वे लोग अपने भोजन में अनाज, दूध एवं दूध से बनी हुई वस्तुओं और फल का प्रयोग करते थे। आर्य मांसाहारी भी थे। वे सोम और सूरा दो तरह के पेय पदार्थों का भी उपयोग करते थे या दो तरह के पेय पदार्थों से भी वे परिचित थे। इसमें सोम रस फलों का रस होता था, इसे देवताओं पर भी चढ़ाया जाता था, लेकिन सूरा में मादकता होती थी, उसे अच्छा नहीं माना जाता था। स्त्री और पुरुष वास, अधिवास और नीवी तीन तरह के वस्त्र पहनते थे। वास का मतलब कमर के नीचे, अधिवास कमर के ऊपर और नीवी ऊपर से डाल दिया जाता था। उसको दुसाला कह सकते हैं, दुपट्टा कह सकते हैं, उस तरह से डाला जाता था। वस्त्र सूती एवं ऊनी दोनों तरह के होते थे। वस्त्रों को रंगने, उस पर कसीदाकारी करने की कला का भी प्रचलन था। बाल संवारने के विभिन्न ढंग थे। आर्य आभूषणों के भी शौकीन थे। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे, जैसे कुंडल, हार, नूपुर इत्यादि। अनेक मनोरंजन के साधनों में नृत्य गान, रथों की दौड़, धूत क्रीड़ा प्रमुख थी। उनके निवास स्थान जो घर होते थे वो बांस फूस के बने होते थे, लकड़ी से बनाए जाते थे। ईंटों के व्यवहार का ज्ञान उन्हें नहीं था। स्वास्थ्य एवं नैतिक जीवन पर बल दिया जाता था। मेडिसिन के रूप में वो विभिन्न जड़ी बूटियों का व्यवहार करते थे। बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए वे जादू टोने का भी सहारा लेते थे। आर्य अतिथि सत्कार, बड़ों का सम्मान और दान देने पर विशेष बल देते थे। शिक्षा की भी समुचित व्यवस्था थी। पारिवारिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। शिक्षक का कार्य ब्राह्मण करते थे। मौखिक शिक्षा की व्यवस्था थी। इस समय रिटन जो एजुकेशन था वो नहीं था, मौखिक शिक्षा की व्यवस्था थी और आर्य अपने मृतकों का दाह संस्कार भी करते थे। तो यह मोटे तौर पर उनको लाइफ स्टाइल था, उनका आर्यों का लाइफ स्टाइल था, उनका सामाजिक जीवन था। ओके, थैंक्स।